दुर्भाग्य से उसके पास पुख्ता अलीबाई है। 6 सितंबर सुबह 6 बजे की फ्लाइट से वो दिल्ली चला गया और हत्या उसी दिन 11 बजे पहलगाम के पास हुई। कौशिक कुछ खिन्न स्वर में बोला, तो फिर मुझे कल इस तरह नाक में नकेल डालकर क्यों घुमाया? "हम्म, मैंने ये नहीं कहा कि वो व्यक्ति हत्यारा नहीं हो सकता। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि ऐसा कोई सबूत अभी तक नहीं मिला जिससे मैना खरीदने वाले को निश्चित रूप से हत्यारा ठहराया जा सके। और पहले ही कह चुका हूं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि असली कुंजी हमें उस मुन्ना के माध्यम से ही मिलेगी। किसने, क्यों और कब उसे बदल दिया, और सबसे बड़ी बात, असली मुन्ना अब कहां है? लगभग 1 घंटे बाद एम्बेसडर गाड़ी कश्मीर से सेंट्रल मार्केट के सामने आकर रुकी। ड्राइवर को इंतजार करने के लिए कहकर वे दोनों मार्केट में दाखिल हुए। कौशिक उसे बाजार के पीछे की ओर ले गया, याकूब मियां की दुकान पर। कौशिक बोला, मियां साहब, इनके बारे में आपको बताया था, कोलकाता के बैरिस्टर साहब। याकूब ने आदाब किया और सिर्फ इतना कहा, बहुत खूब। आंसू ने पूछा, ये दुकान कब से है मियां साहब? याकूब बोला, ये दुकान तो सिर्फ 5 साल पुरानी है, क्योंकि इस बाजार की उम्र ही उतनी है। लेकिन मैं इस कारोबार में कम से कम 20-30 साल से हूं। बासु साहब ने दुकान के चारों ओर एक नजर दौड़ाई। चहचहाहट से कान गूंज रहे थे। तरह तरह के तोता, मैना, कबूतर, लव बर्ड, ब्रश, बजरीगर, यहां तक कि एक डाल पर बैठा धनेश भी। पिंजरों में खरगोश, गिनीपिग, सफेद चूहे आदि भी थे। बासु साहब बोले, कल आपने मेरे भाई से कहा था कि कुछ दिन पहले आपने एक पहाड़ी मैना किसी को बेची थी, है ना? याकूब ने कहा, हुजूर, मैं आपसे सब कुछ खुलकर कहूंगा, लेकिन पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप मुझे अदालत में गवाही के लिए बुलाएंगे? अगर ऐसा है तो हुजूर, मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं अदालत से बहुत डरता हूं। बासु हंसकर बोले, ठीक है याकूब मियां, आपको मैं गवाह के रूप में समन नहीं भेजूंगा। अब बताइए। अच्छा, कुछ दिन पहले 2 सितंबर जुम्मे के दिन मैंने एक पहाड़ी मैना एक साहब को बेची थी। अब उस साहब का चेहरा आपको याद है? अब जी साहब, उम्र होगी 40-45, आपकी ही तरह लंबे, मूछ दाढ़ी साफ। उन्होंने पतलून और ओवरकोट पहना था। आंखों पर काले फ्रेम का चश्मा था। कौशिक ने बीच में पूछा, काला फ्रेम? आपको ठीक याद है? रोल गोल तो नहीं? जी नहीं, कम से कम उस समय उनकी आंखों पर काले फ्रेम का चश्मा ही था। अब उस आदमी को देखकर आप पहचान सकेंगे? मुमकिन है पहचान लूं। चेहरा मुझे अच्छी तरह याद है। बासु बोले, आप जितना याद कर सकें ठीक ठीक बताइए। क्या क्या बातें हुई थी? उस दिन जुमा था। दोपहर में मैं सामने वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था। बगल की दुकान के छबरी लाल को दुकान देखने को कहा था। उस दिन नमाज पढ़कर लौटा तो देखा वो बाबू दुकान के सामने बैठे हैं। मैंने उन्हें आदाब कहा और पूछा क्या चाहिए। उन्होंने पहाड़ी मैना दिखाने को कहा। उस समय मेरी दुकान में 4 मैना थी। मैंने उन्हें मेज पर सजा दिया। साहब ने उनमें से एक को पसंद करके कहा, वही लूंगा, कितनी कीमत देनी होगी? मैंने कहा, उसकी कीमत 200 रुपए है। उस बड़ी मैना को बिना मोल भाव किए 200 रुपए देकर खरीद लिया। बासु साहब बोले, साफ साफ याद है। अच्छा, जरा देखिए तो, क्या ये वही आदमी है? उन्होंने अपनी छाती की जेब से मुड़ा हुआ एक कागज निकाला और दिखाया। याकूब ने देखते ही पहचान लिया। जी जी हाँ हुजूर, यही तो वो आदमी है। फिर इधर उधर देखकर उसने पूछा, अब बैरिस्टर साहब, क्या ये आदमी फरार मुलजिम है? अखबार में इसकी तस्वीर क्यों छपी है? बासु बोले, याकूब मियां, मैं जो आपकी दुकान में आकर ये तस्वीर दिखा रहा हूं, इतने सवाल पूछ रहा हूं, इसे बिल्कुल भूल जाइए। अगर किसी तीसरे आदमी को पता चला तो आप थाना पुलिस के झमेले में पड़ जाएंगे।
याकूब सीधा साधा आदमी था। दोनों हाथ कानों से लगाकर बोला, तौबा तौबा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा हजूर। दुकान से बाहर निकलकर कौशिक ने कहा, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा। महादेव प्रसाद ने खुद वो मैना खरीदी, तो असली मुन्ना कहां गया? और उन्होंने खुद ही मैना क्यों बदल दी? बासु ने कहा, यही तो $1 मिलियन का क्वेश्चन है। पहलगाम पहुंचने पर कौशिक ने पूछा, पहले कहां चलेंगे, थाने? बासु ने कहा, नहीं, पहले हम एक स्नैक बार जाएंगे। मुझे ठंड लग रही है। एक गर्म प्याला कॉफी पीकर फिर काम पर लगेंगे। ड्राइवर ने निर्देश के अनुसार टूरिस्ट ऑफिस के पास वाली कैफेटेरिया के सामने गाड़ी पार्क कर दी। सैंडविच और कॉफी पीकर दोनों बाहर निकले। अचानक मुड़कर बासु साहब ने काउंटर पर बैठे कैशियर से पूछा, अब कुछ ऊन खरीदनी है, यहां कहां मिलेगी बता सकते हैं? ऊन? बनाई वाली ऊन? हाँ, ये देखिए सैंपल। जेब से एरियाडने का धागा निकाल कर दिखाया। उधर ध्यान दिए बिना ही लड़के ने कहा, वो सामने फुटपाथ के पास एक बड़ी दुकान है, पहलगाम वैरायटी स्टोर्स, वहां पूछिए। ना मिले तो स्टेट बैंक के सामने न्यू वुलन स्टोर्स मिल सकती है। वैरायटी स्टोर्स के दुकानदार ने कहा, हाँ जी हाँ, हम ऊन बेचते हैं, लेकिन इस नमूने की ऊन हमारे स्टॉक में नहीं है। ऑर्डर देंगे तो 7 दिन में मंगवा सकते हैं। बासु साहब बोले, 10-12 दिन पहले तो मैंने आपकी ही दुकान से 4 आउंस खरीदी थी, इसी नमूने की। दुकानदार ने फिर उनके हाथ से नमूना लेकर ध्यान से देखा। बोला, लगता है आपको गलतफहमी हो रही है, आप खुद आए थे? नहीं नहीं, मेरी बहन आई थी। तो फिर हमारी दुकान नहीं, शायद न्यू वुलन स्टोर से खरीदी होगी, वहां पूछिए। नहीं मिले तो हमें ऑर्डर दे सकते हैं, 7 दिन बाद मिल जाएगी। बासु बोले, 7 दिन तो मैं यहां नहीं रुकूंगा। श्रीनगर में सबसे बड़ी दुकान कौन सी है जहां से आप लोग थोक में माल लाते हैं? आप बेकार दौड़ धूप मत कीजिए। श्रीनगर के सेंट्रल मार्केट में न्यू कश्मीर एम्पोरियम में पूछिए। वहां भी ना मिले तो समझ लीजिए कि इस नमूने का माल इस इलाके में नहीं मिलेगा, दिल्ली से मंगवाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया कहकर बासु साहब सड़क पर उतर आए। न्यू वुलन स्टोर्स के सेल्समैन ने नमूना देखते ही कहा, जी हाँ, मिल जाएगा। बासु तुरंत बोले, नहीं, मैं अपनी बहन के लिए ही खरीदने आया हूं, इसीलिए पूछ रहा हूं। कहीं मेरी बहन ने ही तो वो माल नहीं खरीदा, तब शायद और ऊन की जरूरत ही ना पड़े। जी, आपकी वो बहन सामने वाले स्टेट बैंक में नौकरी करती है क्या? बासु खुश होकर बोले, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो उसी ने खरीदा। ठीक है, फिर भी जो एक पेटी है वो मैं ले जाता हूं, क्या पता कम पड़ जाए। एक पेटी ऊन की कीमत चुकाकर और थैंक्स कहकर बासु सड़क पर उतरे और कहा, स्टेट बैंक जाकर बहन की जानकारी निकालनी है। स्टेट बैंक में घुसकर बासु साहब एक काउंटर की ओर बढ़े। वॉलेट से ₹500 का एक ट्रेवलर्स चेक निकालकर बोले, जी कैश कराना था। काउंटर पर बैठे कम उम्र के लड़के ने कहा, तारीख डालकर साइन कर दीजिए। तारीख डालकर साइन करके चेक देते हुए बासु बोले, जी 100-100 के 5 नोट दे दीजिए। लड़का एंट्री करने में व्यस्त था। तब तक बासु साहब ने सरसरी निगाह से देख लिया। कांच के काउंटर के भीतर से एक हाथ बाहर आया, जिसमें 5 ताजा 100-100 के नोट थे। बासु बोले, माफ कीजिएगा, यहां एक महिला कर्मचारी है ना? सज्जन बोले, क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल 5 दिन पहले यही उनसे मुलाकात हुई थी। नाम भूल गया हूं। काफी बातें हुई। जब उन्हें पता चला कि मैं श्रीनगर जा रहा हूं, तो उन्होंने ये ऊन का नमूना देकर एक पेटी खरीद लाने को कहा। बासु साहब ने ऊन की पेटी उठाकर दिखाई। सज्जन बोले, ओ आई सी, आप रमा दासगुप्ता की बात कर रहे हैं? हाँ, मिस दासगुप्ता को ऊन बुनने का शौक है, लेकिन वो तो छुट्टी पर है। उनके घर का पता यदि प्लीज, लेकिन घर पर भी नहीं मिलेंगी। उन्होंने स्टेशन लीव की अनुमति सहित 7 दिन की छुट्टी ली है, आज ही। थैंक्स कहकर बासु साहब मुड़े ही थे कि उन्होंने मैनेजर के कमरे का स्विंग दरवाजा खुलते देखा और बाहर आए सीबीआई ऑफिसर सतीश बर्मन। उन्हें देखते ही बासु ठिठक गए। अब गुड मॉर्निंग बासु साहब, आप यहाँ?
बासु के हाथ में 500 के नोट थे। उन्हें दिखाकर बोले, ये ट्रेवलर्स चेक भुना रहा था। और आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा, चलता हूं, नमस्कार। सतीश बर्मन कुछ तेजी से वहां से हट गए। जिस लड़के ने ट्रेवलर्स चेक बदला था, उसी से बासु ने पूछा, पुलिस क्यों? कोई चोरी डकैती हुई है क्या? लड़के ने भौं सिकोड़कर कहा, पुलिस? क्या वे पुलिस वाले हैं? हाँ, मैं तो यही जानता हूं। अजीब बात है, उन्होंने तो मुझे बताया कि वे लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिसर हैं। अच्छा, आपसे क्या पूछ रहे थे? हमारे दरबान मन बहादुर का पता। बोले उसकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी के सिलसिले में उसका होम एड्रेस चाहिए, इसीलिए मैंने उन्हें मैनेजर साहब के पास भेज दिया। बासु फिर मैनेजर के कमरे की ओर बढ़े। स्विंग डोर के ऊपर से देखा, मैनेजर अकेले बैठे काम कर रहे हैं। मे आई कम इन सर? यस, कम इन प्लीज। बासु ने बैठकर अपना विजिटिंग कार्ड निकालते हुए कहा, क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूं? न जाने क्यों मैनेजर नाराज हो उठे। बोले, क्या सवाल हमारे दरबान मन बहादुर के बारे में है? एग्जैक्टली। सज्जन झुंझला कर बोले, एक ही बात मैं कितनी बार कहूं साहब, मन बहादुर का होम एड्रेस दे चुका हूं। उसका रिवॉल्वर उसका पर्सनल है, सरकारी नहीं। उसका नंबर क्या है मैं नहीं जानता, और जानना मेरा काम भी नहीं। वो रिवॉल्वर लेकर गांव गया है या यहां किसी के पास छोड़ गया है, ये भी नहीं जानता। हमारे रजिस्टर में वो छुट्टी पर है। और क्या बताना है, कहिए। बासु शांत स्वर में बोले, थैंक्स, लेकिन क्या ये बातें आपने पहले मुझे कही हैं? और क्या मैं वही सवाल दूसरी बार पूछ रहा हूं? आपने नहीं कहा, लेकिन एसडी साहब को कहा है, उस पंजाबी ओसी को कहा है, और अभी जो सज्जन बयान लेकर गए हैं उन्हें भी कहा है। बासु गंभीर होकर बोले, क्या आपको बताया गया है कि एक्स एमपी स्वर्गीय महादेव प्रसाद खन्ना जिस रिवॉल्वर की गोली से मारे गए, वो आपके दरबान मन बहादुर की थी? सज्जन कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। बोले, क्या कह रहे हैं आप? बासु गंभीर स्वर में बोले, मैं मुफ्त में कानूनी सलाह किसी को नहीं देता, लेकिन इस मामले में दे रहा हूं, क्योंकि आप मेरे सवालों से परेशान हो गए हैं। आपके दरबान का रिवॉल्वर भले उसका पर्सनल हो, लेकिन उसी हथियार से वो बैंक की सुरक्षा करता है। इसीलिए उस रिवॉल्वर का नंबर न जानना ब्रांच मैनेजर की एक चूक है। आपका विभाग क्या कहेगा नहीं जानता, लेकिन जब गवाह के कटघरे में आप ये बात मानेंगे। सज्जन बीच में ही बोल उठे, गवाह? मैं गवाही देने क्यों जाऊंगा? क्योंकि मैं आपको समन भिजवाऊंगा। मिस्टर सूरज प्रसाद खन्ना मेरे क्लाइंट हैं। इस हत्या के मामले में मैं जांच कर रहा हूं। अब क्या आप बताएंगे जो मैं जानना चाहता हूं? मन बहादुर कब से छुट्टी पर है? 7 अगस्त से। जहां तक जानता हूं वो अपने गांव में है, मतलब नेपाल में। उसका होम एड्रेस चाहिए? हाँ, चाहिए। अच्छा, क्या ये जान सकते हैं कि मन बहादुर अपना रिवॉल्वर साथ ले गया है या यहीं छोड़ गया है? मैं कैसे जानूं? मन बहादुर एक्स आर्मी मैन है, एक ब्रिगेडियर का बॉडीगार्ड रह चुका है, बेहद भरोसेमंद। उसी की सिफारिश पर उसे बैंक में नौकरी मिली थी। और ये भी जानता हूं कि उसी की सिफारिश पर उसे रिवॉल्वर का लाइसेंस मिला। बासु ने पूछा, अब मन बहादुर यहाँ कहाँ रहता था? उसका लोकल एड्रेस भी चाहिए। वो यहाँ फैमिली सहित नहीं रहता था, हमारे कर्मचारी के साथ रहता था। आई सी। उनका नाम क्या है? मिसेस रमा दासगुप्ता। वे भी लीव पर हैं। ओह, वे यहाँ कितने समय से पोस्टेड हैं? करीब 3 साल से। क्यों पूछ रहे हैं? इसका जवाब दिए बिना बासु साहब नमस्कार कर बाहर आ गए। गाड़ी जब मैथोडिस्ट चर्च के पास आकर रुकी, तब ऊन का पैकेट हाथ में लिए बासु साहब आगे बढ़े, पीछे पीछे कौशिक। पहला घर पार करके वे एक दूसरे घर के सामने आकर रुके। दीवार के पास एक छोटा सा नेम प्लेट, रमा दासगुप्ता। दरवाजे पर ताला लगा देखकर खबर सही ही लगी। महिला पहलगाम में नहीं है।
कम से कम घर पर या अपने ऑफिस पर नहीं। बासु साहब लाचार होकर आखिरी घर की ओर बढ़े। ये भी छोटा एक मंजिला मकान था, टीन की छत, मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन चिमनी से धुआं निकल रहा था। यहां भी वैसा ही नेम प्लेट, ए जे कृष्णमाचारी। बासु साहब ने कॉलिंग बेल बजाई। दरवाजा खुला। एक मद्रासी महिला ने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर पूछा, किससे मिलना है? रमा दासगुप्ता से। लेकिन वो तो नहीं है। हाँ, ताला लगा देखा। क्या वो पहलगाम में ही है? नहीं, आप कहाँ से आए हैं? कोलकाता से। क्या आप रमा के कोई रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं, रिश्तेदार तो नहीं, एक खास काम से मिस दासगुप्ता को ढूंढ रहा हूं। महिला बोली। आपसे थोड़ी भूल हुई। रमा अब मिस नहीं, मिसेज हैं। करीब 1 हफ्ता हुआ। खबर अभी फैली नहीं है। उम्र थोड़ी ज्यादा होने पर शादी हुई है ना, इसलिए नेम प्लेट भी अभी बदला नहीं गया। अब उनका नाम मिसेस रमा कपूर है। कौशिक को याद आया कि स्टेट बैंक के सभी उन्हें मिस दासगुप्ता ही कह रहे थे। शायद पड़ोसी होने के कारण ही इस महिला को खबर मिली थी। बासु ने पूछा, वे कहाँ हैं? वो यहाँ नहीं रहते। कहाँ रहते हैं ये भी नहीं जानती। क्या आप मिसेस कपूर के लिए कोई चिट्ठी छोड़ेंगे? नहीं नहीं, चिट्ठी नहीं, ऊन का एक पैकेट। पैकेट हाथ में लेकर मिसेस कृष्णमाचारी बोली, हाँ, इसी रंग का एक स्वेटर वो बुन रही थी। शायद आपको लाने को कहा था। ठीक उसी समय भीतर के घर से किसी ने कहा, आइए बैठिए, चाय पीजिए। मिसेस कृष्णमाचारी हंसकर बोली, चाय पियेंगे ना? बासु साहब ने उस बात का जवाब ना देकर कहा, अंदर से ये बात किसने कही? अरे कुछ नहीं, एक पहाड़ी मैना है, रमा की। जाते समय वो चिड़िया मेरे घर छोड़ गई है। बासु बोले, पक्षी को जरा ले आएंगी, बड़ी जिज्ञासा हो रही है। इतने सुंदर बोल बोली कि मुझे लगा कोई इंसान बात कर रहा है। मिसेस कृष्णमाचारी भीतर से काले कपड़े से ढका एक पिंजरा लाकर मेज पर रखकर चाय लाने गई। अंदर से पक्षी ने कहा, हेलो। कौशिक झुककर बोला, राम राम। पिंजरे के भीतर से आवाज आई, राम राम। बासु साहब झुककर धीमे स्वर में बोले, राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। कौशिक बोला, जब सब हो ही गया तो फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन भी हो जाए। सावधानी से उसने काला कपड़ा हटा दिया। 2 जोड़ी आंखें उस जगह पर टिक गई जहां मैना के दाहिने पैर की बीच वाली उंगली होनी चाहिए थी। बासु धीमे से बोले, मुन्ना, तेरी आखिरी पहचान हो गई। मैना ने गर्दन टेढ़ी कर दोनों अजनबी आदमियों को देखा। फिर उसने जो लंबा बोल बोला, उससे दोनों जैसे वज्राघात से स्तब्ध रह गए। पक्षी ने साफ कहा, रमा मत मारो, रमा मत मारो, पिस्तौल नीचे रखो, पिस्तौल नीचे रखो, तड़ाम, हाय राम, हाय राम। कौशिक कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। बासु ने दोनों हाथों से उसकी बांह कसकर पकड़ ली और बोले, क्या क्या कहा? फिर से बोल। मानो उसने उनकी बात समझ ली हो। मैना ने वही बोल फिर दोहराया, मत मारो, पिस्तौल नीचे रखो, क्रैंक, हाय राम। बीच का वो क्रैक बिल्कुल पिस्तौल की आवाज जैसा था। थोड़ी देर बाद मिसेस कृष्णमाचारी चाय लेकर आ गई। बासु बोले, ये पक्षी रमा देवी कितने दिनों से पाल रही हैं? ये उसे उसके पति ने गिफ्ट में दिया है, करीब 7 दिन पहले। इसे अंदर रखाऊं, नहीं तो मेज गंदी कर देगा। चाय खत्म करने के बाद बासु बोले, मिसेस कृष्णमाचारी, मेरा परिचय आपको नहीं दिया गया। उन्होंने जेब से कार्ड निकालकर मेज पर रख दिया। मिसेस कृष्णमाचारी ने उसे देखा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, So pleased to meet you, Mr. Basu. बासु बोले, क्या आपने मिस्टर कपूर को देखा है? देखा है, क्यों? बासु बोले, ये फोटो मिस्टर कपूर की है। उन्होंने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकालकर आगे बढ़ाया। महिला देखते ही चौंक उठी। Yes, of course. यही तो यशोदा कपूर है। उसकी तस्वीर आपको कहाँ मिली? अभी ये आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं, मिस्टर कपूर शादीशुदा हैं। यदि उन्होंने रमा से शादी की है तो उन पर 2 शादियों का आरोप लगेगा। अच्छा, चलता हूं, नमस्कार।
गाड़ी में लौटते ही बासु ने ड्राइवर को बस स्टैंड चलने को कहा। थोड़ी देर में बस स्टैंड पहुंचकर पता चला कि श्रीनगर जाने वाली बस जो दोपहर 2:30 बजे छूटी है, वो शाम 6:15 बजे श्रीनगर पहुंचेगी। वो एक्सप्रेस बस नहीं है। बासु ने घड़ी में देखा, तब 3:40 हुए थे। उन्होंने ड्राइवर से सीधे श्रीनगर बस स्टैंड चलने को कहा। जब उनकी एम्बेसडर गाड़ी श्रीनगर बस स्टैंड में दाखिल हो रही थी, तब भी पहलगाम श्रीनगर सर्विस की बस से लोग उतरना शुरू नहीं हुए थे। कौशिक और बासु साहब तेजी से बस की ओर बढ़े। सभी के उतर जाने के बाद एक लड़की उतरी, कंधे का बैग लिए हुए। वो इधर उधर टैक्सी की तलाश में देखने लगी। बासु एक कदम आगे बढ़कर अचानक उसके पीछे से बोले, रमा। बिजली सी चौंक कर लड़की पलटी। बासु ने फिर कहा, तुम ही तो रमा दास गुप्ता हो। लड़की ने खुद को संभाल लिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ सोच रही थी। बासु ने फिर कहा, ठीक है, तुम रमा दास गुप्ता नहीं हो, मिसेस रमा कपूर। अब तो मानोगी? लड़की ने जवाब दिया, आप कौन है और मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? मेरा नाम पीके बासु है। मैं बैरिस्टर हूं, सूर्य प्रसाद खन्ना की ओर से सॉलिसिटर। तुमसे कुछ बातें करनी है। बासु ने जेब से एक विजिटिंग कार्ड उसके हाथ में देकर कहा, किस बारे में? स्वर्गीय महादेव प्रसाद खन्ना के बारे में। तुम नहीं जानती, मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। आप कहना क्या चाहते हैं? शायद पुलिस को अब तक पता चल गया होगा कि मृत महादेव प्रसाद खन्ना ने यशोदा कपूर के नाम से तुमसे शादी की थी। इतना पता चलते ही वे तुम्हारे घर पर छापा मारेंगे और मुन्ना को खोज निकालेंगे। मिसेस कृष्णमाचारी उन्हें बता देंगी कि मुन्ना कपूर उर्फ खन्ना का दिया हुआ गिफ्ट है। उसी वक्त पुलिस और पत्रकारों की टोली पूरे कश्मीर घाटी में तुम्हें ढूंढने लगेगी। इस बस स्टैंड पर, एयरपोर्ट पर, और जिस पल वे मुन्ना की वो घातक बोल सुन लेंगे। लड़की ने बीच में ही उन्हें रोक दिया। चुप कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ इस तरह की चर्चा खतरनाक है। कौन जाने बस स्टैंड पर पहले से पुलिस के मुखबिर मौजूद हो। लड़की ने फिर पूछा, आप ये सब बातें कैसे जानते हैं? ठीक उसी तरह जैसे मुझसे 10-12 घंटे पीछे पुलिस और पत्रकार जानेंगे। 2-1 सेकंड लड़की ने झुकी आंखों से कुछ सोचा, फिर सिर उठाकर बोली, ठीक है, मैं आपसे बात करने को तैयार हूँ। क्या जानना चाहते हैं? सब कुछ, शुरू से आखिर तक। मेरी गाड़ी में बैठिए। वे तीनों वापस उनकी गाड़ी में आ गए। बासु और लड़की पीछे की सीट पर बैठे, कौशिक ड्राइवर के पास। बासु साहब ने अपनी नोटबुक से एक पन्ना फाड़कर कुछ लिखा। फिर ड्राइवर को वो चिट्ठी और 10 रुपए का नोट देकर कहा, गाड़ी यहीं रहेगी, चाबी छोड़ जाओ। ये चिट्ठी हाउस बोट पर जाकर सुजाता को देना और उसे लेकर यहीं लौट आना। जाओ। ड्राइवर के जाते ही बासु बोले, अब बात शुरू करो। लड़की ने अपने बारे में सब कुछ बताया। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कर्मचारी हूँ। इस समय पहलगाम में पोस्टेड हूँ। परिवार में मेरा कोई नहीं, ना माता पिता, ना भाई बहन। मेरी उम्र 35 है। कई कारणों से मैं शादी नहीं की थी। मेरी पति से, मेरा मतलब महादेव प्रसाद खन्ना से, मेरी पहचान पिछले सितंबर में हुई, एकदम संयोग से। उस दिन रविवार था। मैं पूरे दिन के लिए कुछ खाने का सामान और फ्लास्क में कॉफी बनाकर पहाड़ की ओर गई थी। बासु ने बीच में पूछा, अकेली? जिस रविवार की बात कर रही हूँ, उस दिन भी मन बहादुर साथ था। बासु साहब ने पूछा, मन बहादुर कौन? हमारे बैंक का दरवान। वो मेरे घर के बाहरी कमरे में रहता था। मेरा बाजार का काम कर देता। खैर, उस दिन हम शहर से काफी दूर निकल गए थे। अचानक ध्यान गया कि एक आदमी बिल्कुल एकांत में बैठकर चित्र बना रहे हैं। मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही थी देखने की चित्र कैसे बन रहा है। अचानक उस सज्जन ने
खुद ही पूछा, तुम्हारे फ्लास्क में पानी है? मैंने संकोच से कहा, नहीं, कॉफी है। क्यों? उन्होंने कहा, मेरा पानी गंदा हो गया है, इसीलिए। वे उठने ही वाले थे कि मन बहादुर बोला, मैं ले आता हूँ। वो उनका मग लेके पानी लाने चला गया। मैंने चित्र देखा, सुंदर बनी थी। 2-4 बातें हुई, पता चला उनका नाम यशोदा प्रसाद कपूर है। अकेले आदमी है, शादी नहीं की, पहाड़ों में घूमते रहते हैं। मैंने भी अपने बारे में बताया। हमने साथ कॉफी पी, फिर मैं लौट आई। 3-4 दिन बाद एक दिन ऑफिस पहुंची तो एक कलीग ने कहा, एक सज्जन तुम्हारे लिए ये चित्र छोड़ गए हैं। आश्चर्य से देखा, वही चित्र फ्रेम नहीं किया गया था, कागज में लपेटकर छोड़ गए थे। मुझे लगातार उनके पत्र मिलते रहे। आश्चर्य, वो अपना पता नहीं लिखते थे, इसीलिए जवाब देने का कोई मौका ही नहीं मिला। फिर अचानक इस साल अगस्त में वे खुद मिलने आए। ऑफिस से निकल ही रही थी, देखा वे खड़े हैं। मैंने उस रात मेरे अतिथि बनने का अनुरोध किया। वे तुरंत मान गए। पहले 7 दिन कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि बहादुर था। 7 तारीख को जब बहादुर अपने गांव चला गया, तभी मैं मुश्किल में पड़ गई। किस मुंह से कहती कि अब हम दोनों का इस तरह साथ रहना ठीक नहीं लगता। लड़की फिर रुक गई, हल्का सा मुस्कुराकर बोली, पिछले 27 अगस्त शनिवार को हमने श्रीनगर आकर रजिस्ट्री के अनुसार शादी कर ली। बासु बोले, इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि पूरा अगस्त महीना वो तुम्हारे घर में रहे? हाँ, तुम अंदाजा लगा सकती हो कि उन्होंने अपनी पहचान क्यों छुपाई? शायद अब लगा सकती हूँ। वे शादीशुदा थे, पर पत्नी से अलग, और वे न्यूज़पेपर से बचते थे। बासु ने पूछा, तुम्हें कब पता चला कि यशोदा कपूर ही महादेव खन्ना है? आज ऑफिस में अखबार में उनकी तस्वीर देखकर। मैं अभी भी सोच नहीं पा रही हूँ कि वो। अचानक लड़की रो पड़ी। बासु ने सावधानी से उसके कंधे पर हाथ रखा, बोले, "अ, टूट जाओगी तो काम नहीं चलेगा रमा। मन को मजबूत करो, मुझे अभी बहुत कुछ जानना है। लड़की ने आंसू पोंछकर सीधी होकर कहा, पूछिए। अब बताओ, तुम्हारे घर की उस पहाड़ी मैना के बारे में। उसे कब और किससे पाया? उसका नाम मुन्ना है। मेरी पति ने ही मुझे दिया था। तो तुम कहना चाहती हो कि आज सुबह अखबार देखकर ही तुम्हें पहली बार पता चला कि तुम्हारे पति का नाम महादेव प्रसाद खन्ना है? इस बार उत्तर देने में उसे देरी हुई। थोड़ा सोचकर बोली, नहीं, हुआ था एक पूर्वाभास, क्योंकि वो पहाड़ी मैना, और दूसरा कारण लॉक केविन की तस्वीर। लॉक केबिन? तुमने उसे देखा है? हाँ, सिर्फ देखा ही नहीं, वहां रही भी हूँ। वही हमारी मतलब शादी के बाद वही हमने 2 रात बिताई। जिस रिवॉल्वर से उनकी हत्या हुई उसके बारे में तुम कुछ जानती हो? जानती हूँ, वो मन बहादुर का रिवॉल्वर था। वो जब अपने गांव गया तो मेरे पास रख गया था। वही मैंने उन्हें दिया था। क्यों? उन्होंने मुझसे मांगा था। हाँ, लेकिन क्यों? वो बात रहने दीजिए, उसका जवाब मैं नहीं दूंगी। बासु भी कुछ देर चुप रहे, फिर अचानक बोले, अब महादेव प्रसाद खन्ना की मृत्यु से तुम्हें आर्थिक रूप से क्या लाभ हुआ? अंधेरे में लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दिया। उसकी आवाज में हैरानी थी। बोली, मतलब? उन्होंने क्या कोई वसीयत की है या तुम्हें नॉमिनी बनाकर कोई इंश्योरेंस? आप क्या कह रहे हैं? शादी के बाद तो मैंने उनके साथ 7 दिन भी नहीं बिताई, और फिर मेरे जानकारी में तो वो निर्धन थे। वसीयत या इंश्योरेंस का सवाल ही नहीं उठता।
इसी समय उनकी गाड़ी के पास एक टैक्सी आकर रुकी। किराया चुकाकर सुजाता उस गाड़ी के पास आ गई। बासु बोले, कौशिक, तुम सुजाता को लेकर उस चाय की दुकान पर थोड़ा बैठो। मेरी पूछताछ हो गई है, थोड़ी देर में मैं तुम्हें बुलाऊंगा। कौशिक बिना कुछ कहे उतर गया। बासु बोले, अब यहां कोई तीसरा इंसान नहीं है। साफ साफ एक बात बताओ रमा, ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम्हें अचानक पता चला कि तुम्हारा पति पहले से शादीशुदा है, नाम बदलकर उसने तुमसे शादी की है, फिर बहस और गुस्से में अचानक। मैंने उन्हें गोली मार दी? आप बिल्कुल पागल है। मैं अपने हाथों से। क्या कह रहे हैं आप? एक और बात, मैं चाहता हूं कि तुमसे एक चिट्ठी लिखवा लो, ताकि मिसेस कृष्णमाचारी मुन्ना को मुझे दे दे। रमा ने पेन निकालकर मिसेस कृष्णमाचारी को एक चिट्ठी लिख दी, ताकि वे बासु साहब को वो पक्षी दे दें। बासु साहब ने सुजाता को बुला लिया। बोले, ये है रमा दासगुप्ता। मैं इसे अखबारों के अति उत्साही संवाददाताओं के हाथों से बचाना चाहता हूं। आशा है तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूं। जिस कारण मैंने लिखा था, एक ओवरनाइट बैग लेकर आओ। सुजाता ने वैसा ही किया। सुजाता रमा को लेकर रवाना हो जाने के बाद कौशिक बोला, इसके बाद आज के लिए खेल खत्म? बासु व्यंग से बोले, अभी नहीं, सर्कस का आखिरी खेल है बाघिन का। उन्होंने ड्राइवर को निर्देश दिया, गाड़ी हाउसबोट की ओर ले चले। पूरे दिन की भागदौड़ कम नहीं हुई थी। रात लगभग 10 बजे थके शरीर से हाउसबोट पर लौटकर बासु साहब फिर एक नई परिस्थिति के सामने पड़े। हाउसबोट के ड्राइंग रूम में बैठे थे एसडीओ शर्मा, सतीश बर्मन, योगिंदर सिंह और एक अन्य अधिकारी प्रकाश शर्मा और कौशिक भी। उन्हें देखकर बासु बोले, गुड इवनिंग जेंटलमैन। लगता है आप लोग मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। बात क्या है, कुछ जरूरी? शर्मा जी बोले, अब आपको मालूम है हमने हत्या का हथियार किसका पाया है? हाँ, स्टेट बैंक के दरबान मन बहादुर का। वो जब अपने गांव जा रहा था तो उसे रमा दास गुप्ता के पास रखवा गया था। इतना ही नहीं, उसी रमा दास गुप्ता के घर में मुन्ना भी है, जिसे आप लोग ढूंढ रहे हैं। शर्मा जी आश्चर्य से बोले, हैं, ये बात भी आप जानते हैं? और ये भी जानता हूं कि वो मैना, वो अजीब सा बोल बोलती है, रमा मत मारो, पिस्तौल नीचे रखो, हाय राम। प्रकाश सक्सेना गंभीर स्वर में बोले, मिस्टर बासु, इसके बाद भी यदि आप हमें नहीं बताएंगे कि वो लड़की कहाँ है, तो मैं आपके विरुद्ध एक्सेसरी का आरोप लगाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। बासु बोले, ये बात आप पहले भी कई बार कह चुके हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। शर्मा भी गंभीर होकर बोले, आपका रुख क्या है? क्योंकि रमा दास गुप्ता आपकी क्लाइंट है, इसलिए आप उसे छिपा रहे हैं, या सचमुच आप नहीं जानते कि वो कहाँ है? मैं सचमुच नहीं जानता कि वो कहाँ है। उनके जाते ही बासु ने कौशिक से कहा, अभी तुरंत सूरज प्रसाद को फोन करो, कल भोर 4 बजे मुझे गाड़ी चाहिए। कौशिक को साथ लेकर जब वे श्रीनगर से निकले, तब भी पूरी रात खत्म नहीं हुई थी। हाड़ कंपा देने वाली ठंड थी। पहलगाम पहुंचते पहुंचते सूर्योदय हो रहा था। पासु साहब ने गाड़ी मेथोडिस्ट चर्च के पीछे वाली दूसरी कोठी के सामने रोकी। फिर कौशिक को साथ लेकर पैदल चलते हुए तीसरे घर के सामने आकर कॉलिंग बेल बजाई। दरवाजा खुलते ही बासु साहब ने उनसे रमा के घर की चाबी ली, वहां से मुन्ना को उठाया और बदले में दूसरी मैना रख दी, और उसी गाड़ी से पहलगाम से वापस श्रीनगर लौट आए। श्रीनगर में याकूब मियां की दुकान पर आकर उनसे कहा कि वो मैना को 1 हफ्ते के लिए रख ले। याकूब मियां मैना को रखने पर राजी हो गए। सेंट्रल मार्केट से जब वे निकले तब सूरज सिर पर था। बासु बोले, इस वक्त के लिए खेल खत्म, चलो हाउस बोट लौट चले। दोपहर का भोजन समाप्त होने पर बासु बोले, कौशिक, इस समय तुम रानी को नाव में घुमाकर ले आओ, चाहो तो गाड़ी भी ले जा सकते हो।
क्योंकि मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है। मैं इसी हाउस बोट में रहूंगा। थोड़ा सोचूंगा। करीब 1 बजे कौशिक और रानी देवी नाव से निकल गए। बासु ने बोतल अपनी ओर खींच ली और ड्रिंक्स बनाने लगे। तन्मयता टूटी खुदा बख्श की आवाज से जब वो 1 फुट की दूरी पर आकर तीसरी बार बोला, हजूर। बासु चौंक कर उठे और बोले, क्या बात है खुदा बख्श, क्या हुआ? छोटा हजूर आए हैं, आपको सलाम कहा है। बासु ने हाथ घड़ी में देखा 4 बज रहे थे। सूरज अंदर आया और बोला, सर, जिस कारण हम आए हैं वो कहते हैं। पिताजी का जो संदूक हमारे घर में है उसमें कुछ कागजात और गहने थे, लेकिन नकद नहीं था। पिताजी का जो सूटकेस लॉक केबिन में मिला था उसमें गोदरेज की 1 नंबर वाली चाबी थी। बैंक ऑफ इंडिया में पूछताछ करने पर पता चला वो उनके वॉल्ट के लॉकर की चाबी है। अभी मैं वहीं से आ रहा हूं। वॉल्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ शेयर के कागज, एक लिफाफे में 430 रुपए और वो वसीयत थी। अब बताइए सर, यदि ये साबित हो जाए कि तलाक की डिक्री मिलने से पहले ही पिताजी की मौत हो गई, तो क्या विमाता को उस संपत्ति में कोई अधिकार बनता है? बासु बोले, नहीं। वसीयत की भाषा इतनी स्पष्ट और सटीक है कि सूरमा देवी उन 50,000 रुपयों से अधिक कुछ भी दावा नहीं कर सकती। सूरज बोला, आपसे एक बात साफ साफ पूछूं, क्या आपको लगता है कि रमा देवी इस घटना में किसी प्रकार से संलिप्त है? बासु बोले, नहीं, मेरा विश्वास है कि वो संलिप्त नहीं है, लेकिन यदि पुलिस ने एक बार उसे पकड़ लिया तो उसे बचाना भी बहुत कठिन होगा। सूरज और गंगाराम विदा हुए। उसी समय कौशिक और रानी देवी लौट आए। वे कुछ खरीदारी करके आए थे। वो सब दिखाने में कुछ समय बीत गया। फिर कुछ देर तक हंसी मजाक चलता रहा। करीब 1 घंटे बाद बासु बोले, कौशिक, सूरज को एक बार फोन लगाओ तो। कौशिक ने फोन उठाकर डायल किया। थोड़ी देर में सूरज ने उत्तर दिया। बासु ने उससे कहा, एक बात गंगाराम जी से पूछी नहीं गई। क्या तुम्हारे पिताजी ने गंगाराम को दिल्ली जाने के रास्ते खर्च के लिए कोई नकद पैसे दिए थे? सूरज बोला, ठीक ठीक नहीं जानता, क्यों, बताइए तो। तुम गंगाराम जी से पूछकर मुझे बताओगे? मैं फोन पर ही वेट कर रहा हूं। चाचा जी तो अभी यहाँ नहीं है, उन्हें रात में कहीं निमंत्रण है, वहीं गए हैं। लौटते लौटते देर होगी, कल सुबह आपको बता दूंगा। बासु बोले, नहीं सूरज, तब तो सारी रात मुझे नींद नहीं आएगी। मैं जाग ही रहा हूं। गंगाराम जी लौट आए तो मुझसे फोन पर यह समाचार जरूर बताना। सूरज ने सहमति सहित गुड नाइट कहकर लाइन काट दी। रात लगभग 11:15 बजे गंगाराम ने फोन करके बताया कि दूसरी तारीख को उसके मालिक ने गंगाराम जी को 100 रुपए के 10 नोट देकर कहा था, यदि दिल्ली जाना पड़े तो रास्ते खर्च के लिए रखो। मैं टेलीफोन पर निर्देश दूंगा तो तुम फिक्स डिपॉजिट लेकर दिल्ली चले जाना। बासु बोले, ठीक है। गंगाराम ने पूछा, ये बात आप अचानक क्यों जानना चाहते थे? डेबिट क्रेडिट मिलाने के लिए, आप नहीं समझेंगे। अगली सुबह बासु साहब नाश्ते की मेज पर आए तो देखा कि डाइनिंग टेबल पर खुदाबख्श ने 4 लोगों के लिए 4 प्लेटें सजा दी हैं। रानी देवी और कौशिक ही नहीं, नाश्ते की मेज पर सुजाता भी बैठी है। अरे तुम कहां से, कब आई? सुजाता बोली, अभी कोई 15 मिनट हुए। मैं फेल हो गई बसु मामा। आपकी पहाड़ी मैना रमा मेरी आंखों में धूल झोंक कर उड़ गई। बासु ने परेशान होकर कहा, उफ, जैसे देव वैसी देवी, तुम दोनों एक जैसी हो। ऐसा करोगी तो तुम्हारे सुकौशली चक्र का क्या होगा? अब जंजीर कैसे टूटी? हम लोग एक होटल में ठहरे थे, यहीं श्रीनगर में। हम दोनों बहनें हैं, इसी पहचान से ठहरी थीं। कल सारा दिन हम साथ ही रहे। होटल से दिन भर में एक बार भी बाहर नहीं निकले। वो बड़े आराम से बातें कर रही थी। मुझे सपने में भी नहीं लगा कि वो भागने की तैयारी में है, बल्कि वो तो ऐसा जतला रही थी मानो आपकी छत्र छाया में आकर वो निश्चिंत हो गई हो। यशोदा कपूर के साथ उसका प्रेम कैसे हुआ, वही कहानी दिन भर सुनाती रही। रात में दरवाजा बंद करके चाबी मैंने तकिए के नीचे रख दी थी, इसलिए पहली रात वो भाग नहीं सकी। अगले दिन जब देखा कि उसके भागने की कोई इच्छा ही नहीं है तो मैं कुछ असावधान हो गई। कल रात दरवाजा भीतर से बंद करके चाबी की होल में ही छोड़कर सो गई। आज भोर में उठकर देखा तो
बगल का बिस्तर खाली। पहले सोचा वो शायद बाथरूम में है, फिर नजर गई कि मेज पर चाबी रखी है और उसके नीचे एक कागज दबा है। ये देखिए। लाइन भर का पत्र। कुछ मन में मत रखना बहन, जा रही हूं। बासु बोले, वो गई है पहलगाम अपनी दराज से चिट्ठियों का एक बंडल निकालने। दोपहर बाद बासु साहब को एक टेलीफोन आया। रिसीवर उठाकर अपना परिचय देते ही उधर से शर्मा जी बोले, बुरी खबर है मिस्टर बासु, मतलब आपकी तरफ से। समझ गया, आपने मेरी क्लाइंट को ढूंढ लिया। हाँ, केवल ढूंढा ही नहीं, उसे रंगे हाथों पकड़ा गया है। रंगे हाथों मतलब? पुलिस ने आज सुबह करीब 10 बजे उसे उसके घर से ही गिरफ्तार किया। वो उस समय भीतर से बंद कमरे में बैठकर ढेर सारे सबूत जला रही थी और उसके बरामदे में मरी पड़ी थी वही मैना, मुन्ना। मरी पड़ी थी? रमा ने मारा? उसके सिवा और कौन? बासु के स्वर में विस्मय था। बोले, वो क्यों मारने जाएगी? खैर, जिस कारण आपको फोन कर रहा हूं वो असली बात अब कहता हूं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। कल आपको कब समय मिल सकता है? मुलाकात कहाँ होगी? पहलगाम में? नहीं नहीं, श्रीनगर में। मान लीजिए कल 9:30 बजे आपको लेने आ जाऊं, कोई असुविधा तो नहीं? उससे पहले मैं अपनी क्लाइंट से मिलना चाहता हूँ। वो कहाँ है? मेरा मतलब रमा दास गुप्ता। श्रीनगर की जेल में। तो प्लीज व्यवस्था कर दें कि कल सुबह 8 बजे मैं जेल में उससे मिल सकूं। उसके बाद आपके ऑफिस 9 बजे पहुंच जाऊंगा। गाड़ी भेजने की जरूरत नहीं, सूरज की गाड़ी से आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। जेल से सटे एक विशेष कक्ष में बासु साहब बैठे थे। उन्हें एक कुर्सी पर बिठाकर महिला कैदियों की मैट्रन भीतर गई थी। बासु साहब कमरे को ध्यान से देख रहे थे। कुछ देर बाद मैट्रन रमा दास गुप्ता को लेकर आई। दरवाजा खींचकर वो चली गई। रमा ने उन्हें देखकर फीकी मुस्कान दी। बासु ने केवल इतना कहा, उस कुर्सी पर बैठो, बात करनी है। रमा बैठ गई। संयत स्वर में बोली, कहने को अब कुछ नहीं बचा बासु साहब। अब 100 कोशिश करने पर भी आप मुझे नहीं बचा सकेंगे। बासु बोले, मैं इतना निराश नहीं हूं। हाँ, वे लोग तुम्हारे अगेंस्ट कई सबूत पेश करेंगे, लेकिन तुम्हारे पक्ष में भी तर्क कम नहीं है। रमा इस बात से तनिक भी आश्वस्त नहीं हुई। बासु बोले, क्या अब तुम मुझे सारी बातें साफ साफ बताओगी? एक बात बताइए, वो लोग फांसी के बदले आजीवन कारावास तो नहीं देंगे? बासु बोले, रमा तुम तो समझदार हो, ऐसी पागलपन की बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें व्यर्थ झूठी दिलासा नहीं दे रहा। मैं अंदर से विश्वास करता हूं कि तुमने हत्या नहीं की। किसने हत्या की, क्यों की, मैं जानता हूं, लेकिन जिस प्रकार के सबूत से उसे अंतिम रूप से अपराधी सिद्ध किया जा सके, वैसा सबूत मेरे हाथ में अभी नहीं है। तुम यदि मेरे साथ सहयोग नहीं करोगी, सब तथ्य मेरे सामने नहीं रखोगी, तो मैं कैसे लड़ूंगा? धीरे धीरे उसके चेहरे से अवसाद का एक बादल सा हट गया। बोली, आप जानते हैं किसने उसकी हत्या की, क्यों की? बासु ने चुपचाप सिर हिलाकर सहमति दी। वो कौन है? मुझे बताने में आपको क्या बाधा है? नहीं, तुम्हें भी अभी नहीं बताया जा सकता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि उस काम में तुम मेरी सहायता करती रहो। पहले ये बताओ, तुमने मुन्ना को क्यों मार डाला? यही बात पुलिस ने भी पूछी थी। क्या आश्चर्य! आप लोग सचमुच विश्वास करते हैं कि मैंने उसे मारा? तुमने नहीं मारा? बिल्कुल नहीं। मैं उसे क्यों मारूंगी? शायद तुमने उसका कोई अजीब सा बोल सुन लिया था। जानती हूँ, लेकिन वो बोल पहले ही दिन से बोल रहा था, 2 सितंबर से। तब तो वे जीवित थे। उन्हीं ने तो अपने हाथों से उसे मुझे दिया था। मुन्ना तो कभी उस लॉक केबिन में गया ही नहीं। तो फिर उसे किसने मारा? तुम्हें कब पता चला? मैं श्रीनगर से भोर 6:15 की बस से चली थी। लगभग 9 बजे घर पहुंची
पड़ोस से चाबी लेकर घर खोला और चिट्ठियां जलाने लगी। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि सामने के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खोलकर देखा, एक पंजाबी पुलिस ऑफिसर और एक अन्य व्यक्ति। उन्होंने तुरंत कहा, आप गिरफ्तार है। उन्होंने मेरे सामने ही घर की तलाशी ली। उन्होंने ही पाया कि मुन्ना पिंजरे में मरा पड़ा है। जो व्यक्ति वर्दी में नहीं था, उसने मुझसे पूछा, आपने पक्षी को इस तरह क्यों मारा? मैंने कहा, मैंने नहीं मारा। तभी वो पंजाबी ऑफिसर बोला, मिस दासगुप्ता, आप जो कुछ कहेंगी, जरूरत पड़ने पर हम उसे अदालत में आपके विरुद्ध इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी मुझे संदेह हुआ, वे मुझे एक जघन्य अपराध में फंसाना चाहते हैं। तुमने ठीक किया। अब बताओ, मन बहादुर जो पिस्तौल तुम्हारे पास रख गया था, वो लॉक केबिन में कैसे मिली? क्या तुम उसे खुद वहां ले गई थी? नहीं, शुक्रवार 2 सितंबर की भोर 6 बजे की बस से वे पहलगाम से श्रीनगर गए। उसी दिन शाम को लौटे। उनके साथ था मुन्ना। वो उन्होंने मुझे गिफ्ट में दिया। शनिवार और रविवार वे पहलगाम में रहे। रविवार की शाम उन्होंने कहा कि 10-12 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। फिर कुछ सोचकर खुद बोले, अब गृहस्थ हो गया हूँ, सेल्फ डिफेंस के लिए एक हथियार साथ रखना होगा। मैंने पूछा, क्या किसी खतरे की आशंका है? वे फीकी मुस्कान से बोले, आजकल मैं किसी से हिसाब किताब करना है। सोच रहा हूँ एक छुरा खरीद लूं। तुम्हारे पास 20-25 रुपए होंगे? मैंने कहा, रुपए तो दूंगी, पर एक और चीज दे सकती हूँ, एक भरा हुआ रिवॉल्वर। उन्होंने कहा, वही रिवॉल्वर दे दो। मैंने उसे रिवॉल्वर दे दिया। उसी शाम वे चले गए। मुझे सपने में भी नहीं लगा कि वो उसी लॉक केबिन में जा रहे हैं। फिर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। तुमने मुझसे कुछ छुपाया तो नहीं? हाँ, एक बात अभी तक नहीं बताई। शायद वही मेरे खिलाफ सबसे बुरा सबूत है। बासु सीधा होकर बोले, क्या? मैं मंगलवार की भोर में उस लॉक केबिन की ओर गई थी। मंगलवार 6 तारीख को लगभग 10 बजे मैं वही थी। क्यों? तुम्हें तो पता नहीं था कि वे वहीं गए हैं? नहीं, पता नहीं था। ये भी सिर्फ भावुकता थी। उस केबिन के पास जाने की इच्छा हुई। मैं उन्हें क्या कहूं? अगर वे सब कुछ जानना चाहे तो? कितना बताऊं? क्या मैं कह दूं कि किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी? नहीं, ठीक उल्टा। तुम शुरू से आखिर तक सच बात कहोगी, कुछ भी छिपाओगी नहीं, याद रहेगा? लड़की ने भौं सिकोड़ कर कहा। लेकिन कल शाम तो आप मुझे पुलिस से छिपाकर रखना चाहते थे। बासु हंसे, बोले, नहीं रमा, पुलिस से नहीं, मैं तुम्हें उस आदमी से छिपाकर रखना चाहता था जो मुन्ना को मारने आ रहा था। वो कौन? समझी नहीं? मैं जानता था वो आदमी मुन्ना को मारने आएगा। अगर तुम उसे देख लेती और मैना को बचाने जाती तो वो तुम्हें भी मार डालता। कोर्ट सेशन चल रहा है। अदालत में भीड़ हो गई है, कई कारणों से। इन दिनों समाचार पत्रों में तरह तरह की खबरें प्रमुखता से छपने के कारण सामान्य लोग स्वाभाविक रूप से उत्सुक हैं। गवाह से पूछा गया, मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, देखकर बताइए क्या ये वही केबिन है? गवाह ने फोटोग्राफ देखकर माना यही वो केबिन है। जज ने तब उनसे क्रमवार सब कुछ एक बयान के रूप में बताने को कहा। कब, किस समय और किस प्रकार उन्होंने डेड बॉडी की खोज की। गवाह ने जो कहा उसका संक्षेप इस प्रकार है। उन्होंने डेड बॉडी की खोज रविवार 11 सितंबर को की। उन्होंने खुद एक लॉक केबिन किराए पर लिया था। रविवार 11 सितंबर की सुबह लगभग 8 बजे जब वे उस लॉक केबिन के पास से गुजर रहे थे, तब उस केबिन के भीतर से एक मैना की आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि लॉक केबिन का दरवाजा बंद है। उन्होंने सोचा, जिसने ये लॉक केबिन किराए पर लिया है वो शायद शहर गया होगा और किसी कारण से अटक गया है और भूखी मैना इसीलिए पुकार रही है। जिज्ञासावश वे आगे बढ़े। खिड़की से भीतर झांककर उन्होंने एक आदमी को खून से सना हुआ पड़ा देखा।
तब वे तुरंत अपने लॉक केबिन में लौटे और पुलिस को टेलीफोन से सूचना दी। उसके बाद ओसी योगिंदर सिंह और एसडीओ शर्मा जी आ गए। दरबान से डुप्लीकेट चाबी लेकर कमरे को खोला गया। कोरोनर बोले, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ वो हम ओसी योगिंदर से सुनेंगे। मिस्टर पीपी और मिस्टर बासु, क्या आपके कोई सवाल हैं? दोनों ने बताया कि उन्हें कुछ पूछना नहीं है। इसके बाद जज के कहने पर योगिंदर सिंह गवाही देने उठे। कोरोनर ने कहा, अब आप बताइए, कमरे में जाकर आपने क्या देखा? योगिंदर ने सबसे पहले लॉक केबिन का एक प्लान दिखाया और कहा कि जरूरी चीजें कहां थी। ये उस नक्शे में दर्शाया गया है। उन्होंने बताया कि डेड बॉडी फर्श पर चित अवस्था में पड़ा था। पिस्तौल डेड बॉडी से काफी दूर पड़ी थी। उन्होंने कहा, सबसे पहले हमने कमरे की खिड़कियां खोल दी, नहीं तो सड़ी मछली की गंध में कमरे में खड़ा रहना संभव नहीं था। मछलियों की टोकरी सबसे पहले बाहर निकाल दी गई। मैना को हमने पिंजरे में बंद कर दिया। डेड बॉडी और पिस्तौल की आउटलाइन लकड़ी के फर्श पर चौक से बना दी। मृतक के शरीर पर पैजामा था। ऊपरी भाग में पूरी बांह की शर्ट और बिना बांह का स्वेटर था। हाथों में दस्ताने नहीं थे। मैंने थाने में पहले ही सूचना दे दी थी, इसीलिए कुछ ही देर में एम्बुलेंस, फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ आ गए। कुछ फोटो लेकर हमने डेड बॉडी को मर्ग भेज दिया, साथ ही मछलियों की टोकरी भी। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ ने उंगलियों के निशान लिए। कोरोनर बोले, एक मिनट, क्या आप फोटो साथ लाए हैं? हाँ जी सर। उन्होंने कुछ आधा दर्जन पोस्टकार्ड साइज के फोटो प्रस्तुत किए। कोरोनर ने उन्हें खुद देखा और जूरी को भी दिखाया। फिर पूछा, क्या उंगलियों के निशान भी मिले? हाँ जी, कई मिले, महादेव प्रसाद के और दरबान के। ओ जी, एक कांच के गिलास पर श्रीमती रमा दास गुप्ता का एक निशान और 3-4 अन्य अनजान इंसान के, जो शायद पहले उस कमरे में रह चुके थे। मिसेस रमा दास गुप्ता के उंगलियों के निशान के संबंध में कोई शक है? जी नहीं जी, उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके उंगलियों के निशान लिए गए थे। एक पानी के गिलास पर वही निशान मिले हैं। ठीक है, आगे बताइए, फिर क्या हुआ? योगिंदर ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा, एक कागज का टुकड़ा भी था जी। उस पर मिसेस रमा दास गुप्ता का नाम पता लिखा था, हालांकि नाम लिखा था रमा खन्ना। एक मिनट, क्या वो कागज आप लाए हैं? योगिंदर ने वो कागज पेश किया। कोरोनर ने उसे जांचा। बासु ने भी और जूरी ने भी देखा। अंग्रेजी अक्षरों में लिखा था, मिसेस रमा खन्ना, मेथोडिस्ट चर्च के पीछे, मिडिल क्वार्टर्स, पहलगाम। कोरोनर बोले, गवाह से और कोई कुछ पूछना चाहता है? बासु खड़े होकर बोले, मेरे 2-1 सवाल हैं। पूछिए। बासु बोले, योगिंदर सिंह जी, आपने अपने बयान में कहा है कि बेडरूम की बीच वाली तख्ती पर आधा दर्जन के लगभग तह किए हुए बिस्तर की चादरें थी। आधा दर्जन के लगभग का मतलब 5 से 7 तक कुछ भी हो सकता है। मैं पूछता हूं, क्या आपने गिनकर देखा था कि कितनी चादरें थी? ओ जी, हाँ, 6 थी। मिस्टर सिंह, क्या आप बता सकते हैं कि इतनी चादरें क्यों थी? हाँ जी, बता सकता हूं जी। लॉक केबिन में हफ्ते में केवल एक दिन लॉन्ड्री की व्यवस्था है। ओ जी, इतनी चादरें इसलिए रहती हैं ताकि खुद बिस्तर साफ रखा जा सके। थैंक यू। मेरा दूसरा सवाल, आपने जो कमरे का नक्शा दिया है उसमें पलंग की स्थिति दिखाई गई है। उसके एक ओर एक छोटा सा आयत दिख रहा है। क्या वो सिरहाने के तकिए की पोजीशन दर्शाता है? हाँ जी सर जी, दैट्स इट। अब मेरा तीसरा सवाल, आपने बताया कि घड़ी मेज पर थी। वो मेज के किस ओर थी? खाट की ओर या बाथरूम की ओर? जी, खाट की ओर जी। दैट्स ऑल। बासु के सवाल खत्म हुए। कोरोनर बोले, अब मैं मिसेस रमा दास गुप्ता को सबूत देने के लिए बुलाऊंगा। फिर जूरी की ओर मुड़कर बोले, आप लोग शायद जानते हैं कि महादेव प्रसाद की हत्या के अपराध में पुलिस ने मिसेस दास गुप्ता को गिरफ्तार किया है और श्री पीके बसु उनके वकील हैं। ऐसे मामलों में अभियुक्त के काउंसलर उन्हें इस प्रकार की कोरोनर अदालत में कुछ भी न कहने की सलाह देते हैं। इसीलिए मिसेस दासगुप्ता शायद हमारे किसी सवाल का उत्तर नहीं देंगी। फिर भी मैं उन्हें साक्ष्य के लिए बुला रहा हूं ताकि आप उन्हें प्रत्यक्ष देख सकें, पहचान सकें और किस भाषा में वे उत्तर देने से इनकार करती हैं ये भी देख सकें। रमा दास गुप्ता कटघरे में आकर खड़ी हो गई। बासु बोले,
मैं श्रीमती दासगुप्ता से अनुरोध करता हूं कि पूछे जाने पर वे सवालों का सही उत्तर दें। रमा ने अपने अनुभव का शुरू से आखिर तक का इतिहास सुनाया। प्रकाश सक्सेना उसके लंबे बयान के खत्म होते ही उछलकर खड़ा हो गया। बोला, मिस दासगुप्ता, क्या ये सच है कि आपने न्यूज़पेपर में वो चित्र देखते ही अपनी जगह छोड़ दी और गायब हो गई? हाँ, तुरंत मैंने जगह छोड़ी और श्रीनगर आ गई, लेकिन गायब नहीं हुई। मैंने खुद को संकट में समझा, इसीलिए श्री पीके बासु की शरण ली। उन्होंने मुझे उसकी बात काटते हुए प्रकाश बोला, दूसरे नाम से किसी होटल में ठहरने की सलाह दी? बासु खड़े होकर बोले, बस इस सवाल का जवाब मेरी क्लाइंट नहीं देंगी। उसने कहा है कि श्रीनगर पहुंचते ही उसने मुझे अपना काउंसलर नियुक्त किया, इसीलिए उसके बाद उसने जो कुछ किया वो मेरे निर्देश पर किया। उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। रमा, तुम इस सवाल का जवाब मत देना। प्रकाश बोला, मेरा ख्याल है कि कोरोनर ने कहा था कि यहां कोई टेक्निकल ऑब्जेक्शन नहीं होगा। मैंने कोई टेक्निकल ऑब्जेक्शन नहीं किया है। मैंने अपनी क्लाइंट से सिर्फ इतना कहा है कि वो इस सवाल का जवाब ना दे। बट आई डिमांड दैट शी आंसर इट। कोरोनर बोले, मिस्टर प्रकाश, आप ये मांग नहीं कर सकते। आप कोई दूसरा सवाल करें। क्या ये सच है कि जिस दिन आपको गिरफ्तार किया गया उस दिन सुबह 6 बजे की बस से आप श्रीनगर से पहलगाम अपने घर लौटी थी? हाँ, सच है। और घर लौटते ही आपने कुछ कागज पत्र जलाने शुरू किए? हाँ, ये भी सच है। क्योंकि उन कागज पत्रों में ऐसे फैक्ट्स थे जिनसे साबित हो जाता कि हत्या आपने की है। नहीं, क्या ये सच है कि 6 सितंबर को सुबह 10 बजे के आसपास आप उस लॉक केबिन में थी? नहीं, मैं प्रकाश बीच में रोकते हुए कहता है, नहीं, आप इनकार कर रही हैं? यदि मैं सबूत दे दूं तो? रमा कहती है, नहीं, मैं 6 सितंबर की सुबह उस लॉक केबिन में नहीं थी। मैं उसके पास तक गई थी, उसे बंद पाया और लौट आई। तो ऐसा कहिए, आप वहां क्यों गई थी? घूमने। आपने क्या देखा वही बताइए। रमा उत्तर देती है कि लॉक केबिन बाहर से बंद था। नहीं, उसने किसी मैना की आवाज नहीं सुनी। लॉक केबिन के चौकीदार के अलावा किसी और व्यक्ति से उसका सामना नहीं हुआ। लगभग आधे घंटे वहां घूमकर वो पहलगाम लौट आई। प्रकाश कहता है, ये सच नहीं है। आप उस लॉक केबिन के अंदर गई थी। महादेव प्रसाद से आपकी कहा सुनी हुई, क्योंकि उससे पहले ही आपको पता चल चुका था कि महादेव शादीशुदा हैं। उसी समय आपने पिस्तौल दिखाकर उन्हें डराया। फिर रमा उसे बीच में रोककर दृढ़ स्वर में कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब बताइए रमा देवी, जिस दिन आपको गिरफ्तार किया गया उस दिन आपने मैना को क्यों मार डाला? मैंने नहीं मारा। किसने मारा ये मैं नहीं जानती। जबकि वो पक्षी आपके ताला बंद घर में था। नहीं, वो बरामदे में था। दीवार फांद के कोई भी उसे मार सकता था। आपने खुद अपने हाथों से उस पक्षी को मार डाला क्योंकि वो एक अजीब बोल बोलता था, है ना? नहीं, ये सच नहीं है। शायद आपकी याद ताजा करने में मैं थोड़ी मदद कर सकता हूं। देखिए तो। प्रकाश के संकेत मात्र से उसका एक असिस्टेंट काले कपड़े से ढका एक पक्षी वाला पिंजरा सामने मेज पर रख देता है और उसे रमा की ओर बढ़ा देता है। देखा जाता है पिंजरे के भीतर एक रक्त रंजित मैना का धड़ पड़ा है, उसका सिर शरीर से अलग पड़ा हुआ। विभत्स दृश्य। ये कारनामा आपका ही है ना रमा देवी? रमा दोनों हाथों से चेहरा ढककर कह उठती है, इसे इसे हटा लीजिए। मुझे उल्टी आ रही है, प्लीज। प्रकाश नाटकीय अंदाज में जूरी को संबोधित कर कहता है, अंतरात्मा की कचोट, अपराध के प्रमाण पर अपराधी की चीख, पाप की स्वीकृति। बासु एक झटके से आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के असिस्टेंट के हाथ से काला कपड़ा छीनकर पिंजरे को ढक देते हैं। जूरी की ओर मुड़कर कहते हैं, ये पाप की स्वीकृति बिल्कुल नहीं है। आप विचार कीजिए, उस लड़की पर कैसी अमानवीय मानसिक यातना की गई है। बेचारी को शादी के मात्र 7 दिन के भीतर पता चला कि वो विधवा हो गई है।
फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कहा, तुम ही हत्यारिन हो। जेल में पूछताछ पर पूछताछ कर उसे लगभग पागल बना दिया गया और यहाँ यहाँ घसीट कर लाया गया। इन दिनों किसी ने उस नव विधवा के प्रति सहानुभूति का एक शब्द तक नहीं कहा और ऊपर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक खून से सना पक्षी। प्रकाश कहता है, मेरे सहयोगी क्या कोई भाषण दे रहे हैं? नहीं, मैं आपके भाषण का उपसंहार कर रहा हूं। कोरोनर जोर से हथौड़ा बजाकर कहते हैं, ऑर्डर ऑर्डर। बासु साहब कहते हैं, यदि अदालत में अनुशासन चाहिए तो आप प्रकाश से कहिए, इन अंतरात्मा प्रवचनों की नाटकीयता हम सुनने को तैयार नहीं है। उस लड़की की नसों पर पहले ही पर्याप्त दबाव डाला जा चुका है। फिर एक खून से सना मरा हुआ पक्षी उसकी गोद में फेंकने में भी सहयोगी को संकोच नहीं हुआ और उसके बाद लड़की की स्वाभाविक घृणा को वो अंतरात्मा की कचोट बता रहे हैं। यदि अदालत में आप ऑर्डर चाहते हैं तो सहयोगी को नाटक करने से रोकिए। मैंने कोई नाटक नहीं किया। कोरोनर कहते हैं, मैं दोनों पक्षों को भाषण देने से रोक रहा हूं। कोरोनर का मत है कि जिस प्रकार उस मृत पक्षी को प्रस्तुत किया गया उससे उस महिला का विचलित हो जाना अत्यंत स्वाभाविक है। इस अदालत में व्यक्तिगत बहस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरोनर ये भी कह रहे हैं कि दोनों पक्ष नाटकीयता त्याग कर केवल तथ्य संग्रह पर ध्यान केंद्रित करें। मिस्टर प्रकाश, आपका और कोई सवाल है? नो सर। मिस्टर बासु, आपका? है योर ऑनर। बासु थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रमा की ओर सहानुभूति से देखकर कहते हैं, रमा, जानता हूं उस पक्षी की ओर देखकर तुम्हें कष्ट हो रहा है, फिर भी मैं कहूंगा तुम एक बार उसकी ओर देखो। क्या यही वो मैना है जो तुम्हारे पति ने तुम्हें उपहार में दी थी? बासु तब तक काले कपड़े को हटा चुके होते हैं। रमा उधर देखने की कोशिश करती है, नहीं देख पाती। कहती है, मैं उसकी ओर देख नहीं पा रही, पर मेरे पति ने जो पक्षी मुझे दिया था उसके दाहिने पैर की बीच वाली उंगली कटी हुई थी। बासु कहते हैं, लेकिन इस मृत मैना के दोनों पैरों की सारी उंगलियां तो सलामत हैं। तो ये मरा हुआ पक्षी मुन्ना नहीं है। रमा ये बात मुंह फेर कर कहती है। बासु कौशिक को कुछ संकेत करते हैं। वो कपड़े से ढका हुआ एक और पिंजरा लेकर आगे आता है। पिंजरा उसके हाथ से लेकर बासु कहते हैं, रमा, अब इसे देखो, डरने की बात नहीं, ये मरा हुआ पक्षी नहीं है। देखो तो इसे पहचानती हो या नहीं? रमा अभी भी साहस नहीं जुटा पा रही। तभी वो पक्षी बोल उठता है, आइए बैठिए, चाय पीजिए। मानो होश में आकर रमा उसकी ओर मुड़ती है, कहती है, यही तो मुन्ना है, लेकिन पुलिस ने तो कहा था मुन्ना को किसी ने मार डाला। पक्षी फिर बोलता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। रमा कहती है, देखिए, इसकी बीच वाली उंगली कटी हुई है। उसी समय मुन्ना बोल उठा, रमा मत मारो, पिस्तौल नीचे रखो, क्रैंक, हाय राम। स्पष्ट मानव कंठ की आवाज, पूरे कोर्ट में दबा हुआ तनाव। रमा कहती है, यही तो वही बोल है, वो निश्चित ही मुन्ना है। प्रकाश सक्सेना आगे बढ़कर कोरोनर से कहता है, योर ऑनर, मैं मुन्ना के इस बोल को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करना चाहता हूं। बासु कहते हैं, क्या सहयोगी मुन्ना को साक्षी के रूप में पेश करना चाहते हैं? नहीं, पक्षी ने एक विचित्र बोल बोला है, मैं केवल उसे टेप रिकॉर्ड करना चाहता हूं। लेकिन पक्षी का ये कथन तो शपथ पूर्वक नहीं है। माय लॉर्ड, यदि सहयोगी मुन्ना को साक्षी के रूप में बुलाना चाहते हैं तो मेरी मांग है कि पहले उससे शपथ दिलाई जाए। प्रकाश झुंझलाकर कहता है, ये कैसी बात है? मैं पक्षी को साक्षी के रूप में नहीं देख रहा, उसके एक बोल को साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड करना चाहता हूं। बस मैं कोरोनर की रूलिंग चाहता हूं। कोरोनर कहते हैं, नहीं, पक्षी की गवाही स्वीकार नहीं की जा सकती, लेकिन पक्षी का कोई बोल एक तथ्य के रूप में माना जा सकता है। पक्षी ने क्या कहा वो मैंने सुना है, जूरी ने भी सुना है। फिलहाल जैसे साक्ष्य चल रहा था वैसा ही चले। बासु कहते हैं, रमा, क्या तुमने पहले भी मुन्ना के मुंह से ये बोल सुना है? हाँ,
पहले दिन से, मतलब 2 सितंबर से। बासु कहते हैं उनका और कोई सवाल नहीं है। कोरोनर कहते हैं अब मैं श्रीमती सुरमा खन्ना को साक्षी के रूप में बुलाता हूं। प्रकाश सक्सेना खड़े होकर कहते हैं श्रीमती सुरमा खन्ना अथवा उनके बेटे जगदीश माथुर को समन नहीं दिया जा सका। वे कहां हैं हमें पता नहीं। कोरोनर कहते हैं और महादेव प्रसाद के निजी सचिव गंगाराम यादव। प्रकाश कहते हैं वे हाजिर हैं, उन्हें समन दिया गया है, वहीं बैठे हैं। कोरोनर कहते हैं ठीक है, उन्हें अगली गवाही देने के लिए बुलाया जाएगा, वे तैयार रहें। अब मैं श्री सतीश बर्मन से कटघरे पर आने का अनुरोध करता हूं। बर्मन आकर कुर्सी पर बैठते हैं। कोरोनर कहते हैं आप सीबीआई के एक अधिकारी हैं और कश्मीर प्रांतीय सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने आपको इस हत्याकांड की जांच के लिए भेजा, क्या यह सच है? जी हां, आप 12 सितंबर को एसडीओ शर्मा जी और ओसी योगेंद्र सिंह के साथ उस लॉग कैबिन में जांच के लिए गए थे, क्या यह सच है? जी हां। वहां आपने क्या देखा बताइए? सतीश बर्मन विस्तार से बताने लगते हैं। रास्ते में उनकी बासु से मुलाकात हुई ये भी बताते हैं। फिर बासु के जाने पर गंगाराम जी ने कोरोनर बीच में रोककर कहते हैं उन्होंने क्या कहा वो हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। हम ये सुनना चाहते हैं कि जांच करके आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे। फिर बसु साहब की ओर मुड़कर बोले आप शायद कहेंगे कि गवाह का निष्कर्ष हमें सुनना नहीं चाहिए, लेकिन इस मामले में गवाह एक विशेषज्ञ हैं, अपराध विज्ञान के विषय में विशेष शिक्षा प्राप्त और लंबे अनुभव वाले अधिकारी हैं। केंद्रीय अपराध विज्ञान संस्था ने इन्हें इस हत्याकांड की जांच के लिए यहां भेजा है, इसलिए एक विशेषज्ञ के विज्ञान के बारे में विज्ञान के विषय में विशेष शिक्षा प्राप्त और लंबे अनुभव वाले अधिकारी हैं। रूप में उनका निष्कर्ष क्या है यह जानने की हमारी इच्छा है। इस विषय में आप क्या कहते हैं?